नेक्स्ट स्टेप हमारा है पायरुवेट की सिंथेसिस। ठीक है, पायरुवेट हमने कैसे बनाना है, हमारे पास बन गया था पेप। ठीक है, जो पेप बना था ना, उसके जरिए ये वाला स्टेप आपने हमेशा इरिवर्सिबल रखना है। ये आपका एक रेट लिमिटिंग स्टेप है और इस स्टेप की हमने रेगुलेशन भी करनी है। अच्छा, ये आखिरी स्टेप है हमारी पूरी ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें आपका एडीपी जो है ना वो कन्वर्ट होना है इनटू एटीपी। अच्छा, ये स्टेप डबल डबल हो रहा है। मैंने बताया था ना, दो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने थे। ऑब्वियसली हर स्टेप दो होता जा रहा है। 2 पेप हैं, ठीक है, 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है, और आपके पास 2 ही पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आगे हम एनर्जी कैलकुलेशन करें तो आपको याद हो कि चीज डबल डबल बनी थी हमारे पास। अच्छा, पायरुवेट यहाँ पे हमने बनाना जो है ना, वो बनाने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए पीके। पीके क्या है? पायरुवेट काइनेज एंजाइम। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसको हमने रेगुलेट कैसे करना है, इस एंजाइम को कौन कौन सी चीज अफेक्ट करेगी वो चीज देखनी है हमने। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी ना रेगुलेशन देखते हैं। इसको हम रिमूव कर रहे हैं। इसकी ना 2 तरह की रेगुलेशन आती है। ठीक है, सबसे पहली रेगुलेशन आती है इसकी फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन में क्या होगा, हमने पिछला जो स्टेप रेट लिमिटिंग पढ़ा है वो कौन सा था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन हमने पढ़ी थी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, इधर जो हमने ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पढ़ा था ना, ये भी रेट लिमिटिंग स्टेप था। अब ये वाला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यहाँ पायरुवेट काइनेज जो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। इस स्टेप के ऊपर जो आखिरी स्टेप है ना रेट लिमिटिंग, इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, इसको प्रमोट कराएगा, क्योंकि ये खुद बन चुका है। ये कहेगा, क्योंकि ये खुद बन गया है ना, ये खुद भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, तो ये आगे प्रोसीड करवाने के लिए मजीद कहेगा कि मैं सबस्ट्रेट हूँ, आगे मजीद ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रहे। इसलिए मजीद ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने में रोल प्ले करना है। ये आपको पता है यहाँ पे हमने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम यूज किया था। अब इस एंजाइम का जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो आपका नेक्स्ट ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वो आपके पायरुवेट काइनेज जो है ना, इस प्रोसेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट की वजह से मजीद एक्टिवेशन है ग्लाइकोलिसिस की टू प्रोसीड। ठीक है, ये इसकी फीड फॉरवर्ड मतलब पिछला प्रोडक्ट है जो अगले को फोर्स कर रहा है कि इसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, अगले स्टेप को कंटिन्यू रखने के लिए रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तभी बन रहा था जब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 काम कर रहा था। अब अगर इसकी एक्टिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये भी ज्यादा बनेगा और आपका पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। ये आपकी हो गई फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन कंप्लीट। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी कोविलेंट रेगुलेशन के ऊपर। दूसरी आपकी रेगुलेशन कौन सी है? कोविलेंट। ठीक है, कोविलेंट रेगुलेशन में हमने वही काम देखना है। अच्छा, अब ये गौर से देखना, इसमें ना ये वाला कलर यूज कर। अब क्या होता है कि आपने ना इस पायरुवेट काइनेज जो आपका एंजाइम होता है पीके, ठीक है, अगर इसकी हम फॉस्फोराइलेशन करा दें, पीके के साथ हम फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा दें, तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और ग्लाइकोलिसिस मजीद प्रोसीड नहीं कर सकती और पेप वाले पॉइंट के ऊपर आके रुक जाती है और उल्टा चलना शुरू हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनेजेनेसिस। वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी एक बात सुन लो, पायरुवेट काइनेज की अगर हमने फॉस्फोराइलेशन करा दी तब क्या होना है कि ये स्टेप रुक जाना है। ये स्टेप रुक गया तो क्या होगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड नहीं करेगी और पेप ही रह जाएगा और पेप उल्टा चलना शुरू हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको भी बताती हूँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में एंटर हो जाएगा। अच्छा, अब देखना इसको हमने कैसे रेगुलेट करना है, कैसे इसकी रेगुलेशन होती है। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन आई है कि ग्लूकागॉन ज्यादा है। ग्लूकागॉन कब ज्यादा होता है? मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लूकागॉन उस सूरत में ज्यादा होता है कि बंदे के अंदर फास्टिंग की स्टेट है। समझो फास्टिंग करके आया है बंदा, फास्ट की स्टेट है,
तो बंदे ने खाना नहीं खाया हुआ, तो उसके अंदर इंसुलिन का लेवल लो है और ग्लूकागॉन का लेवल ज्यादा है। अब ग्लूकागॉन इधर आके अपने रिसेप्टर पे अटैच होगी। ग्लूकागॉन का मैंने आपको बताया कि जी स्टिमुलेटरी टाइप का एक्शन होता है, ठीक है। उसने क्या करना है, एटीपी को कन्वर्ट करना शुरू कर देना है इनटू साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज काम करेगा ऑब्वियसली। ये सीएमपी जो बनेगी, इसने क्या करना है, आपके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कर देना है, ठीक है। ये प्रोटीन काइनेज ए आपका जब एक्टिव होगा तो इसने क्या कराना है, फॉस्फोराइलेशन, आपके पायरुवेट काइनेज को कन्वर्ट करना शुरू कर देना है पायरुवेट काइनेज फॉस्फेट वाला, ठीक है, जिसके साथ फॉस्फेट अटैच है। अब इसको कर दिया फॉस्फोराइलेट, तो जब ये एंजाइम हो गया फॉस्फोराइलेट तो ऑब्वियसली आपका पेप नहीं कन्वर्ट हो सकेगा इनटू पायरुवेट। तब इस पे क्या एक्शन पड़ेगा, अब देखना इसके ऊपर क्या एक्शन पड़ा है हमारे पास। जो पेप था वो अब आपके पास पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे रुक गया है क्योंकि पायरुवेट काइनेज आपका था वो हो गया फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। अब ये जो पेप है ना, मैं आपको बता दूं, ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप उल्टे चलाने शुरू कर दो ना, आप पेप से उल्टा घुमाना शुरू कर दो, ये स्टेप उल्टे जाएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जिसमें एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनना होता है, ग्लूकोज, ठीक है। उसकी सारी स्टेप इससे अपोजिट होते हैं। इसमें हम ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बना रहे हैं, उसमें हम इसी को ही उल्टा ले जाके ग्लूकोज बना रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या होती है हमारे पास, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब क्या होगा कि जब पायरुवेट नहीं बनेगा ना तो ये पेप अपनी डायरेक्शन उल्टी ले जाए, क्योंकि ये वाला ओनली स्टेप था जो रिवर्सिबल नहीं था, इरिवर्सिबल था, ठीक है। लेकिन पिछले स्टेप्स मैंने आपको बताया ना कि सारे के सारे ऊपर तक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ऊपर तक वो सारे रिवर्सिबल स्टेप्स थे। वहां तक जो है ना ये उल्टा चलता 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 जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला पाथवे स्टार्ट उसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप कैसे उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारी रेगुलेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और अगर इस आपका पायरुवेट काइनेज था, ठीक है, ये फॉस्फोराइलेटेड था ना जब ये काम नहीं कर रहा था, अगर हम इसको डीफॉस्फोराइलेट करा दें या इसका ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करा दें वाया फॉस्फेटेज के जरिए, तो पायरुवेट काइनेज दोबारा से एक्टिव हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इस पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है वो देखना। मैंने आपको जब पिछले लेक्चर में हमने जब हेक्सोकाइनेजेस पढ़े थे, हेक्सोकाइनेज के अंदर मैंने आपको उसकी एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताई थी कि वो क्या करा रहा था, हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया करा रहा था, ठीक है। मैंने आपको जब आपको याद होगा ग्रुप में वॉइस नोट सेंड किया था कि हीमोलिटिक अनीमिया नॉन स्फीरोसिटिक होता है, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी यही हो रहा था हीमोलिटिक अनीमिया, आपके पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से भी यही होगा, ठीक है। यहाँ से इसका नाम रिमूव करते हैं। अब हम पायरुवेट काइनेज डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसकी बात करेंगे। पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हुई है जिसकी वजह से हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हीमोलिटिक अनीमिया की हम बात करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट, ये जो आपकी आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज, ये देखो रेड बनाने चाहिए थे, सॉरी। ये देखो ये आरबीसीज है ना, इसकी बाई कनकेव सी शेप होती है, डिस्क शेप, ठीक है। ये होते फ्लेक्सिबल हैं ताकि आपकी जो कैपिलरीज वगैरह में से स्क्वीज करके जा सकें, ठीक है, थोड़ी सी जगह में से भी अपने आप को मोल्ड करके गुजर सकें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या है कि इसको एटीपी जो चाहिए ना, एटीपी चाहिए, अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ठीक है, और इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है, नो न्यूक्लियस नो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका एटीपी कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। आपकी ग्लाइकोलाइसिस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, ठीक है। आपका पायरुवेट काइनेज जो है वो अगर डेफिशिएंट होगा, ठीक है, वो नहीं है, तो ऑब्वियसली आरबीसीज के अंदर आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड होना रुक जाएगी और पेप तक ही स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब जब इस पॉइंट पे स्टॉप हो गई है, आपका पायरुवेट बन ही नहीं रहा, ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर जो हमने एटीपी मिलनी थी उसको हमने यूटिलाइज करना था और क्या कहने थे आरबीसीज को जो था एनर्जी इतनी मिलनी थी
ताकि वो अपनी मेंटेनेंस, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रख सकें, अपनी बाइकनकेव शेप को मेंटेन रख सकें, ताकि वो स्क्वीज कर सके कैपिलरीज में से। अब अगर इन एंजाइम की डेफिशिएंसीज हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीसी जो होंगे ना वो ऐसे ना गोल गोल से हो जाएंगे, ठीक है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब ये कैपिलरीज वगैरह में से पास करेंगे और जब स्प्लीन में जाएंगे ना, ये आपकी स्प्लीन है समझ लो, ठीक है। स्प्लीन के अंदर जब जाएंगे ना, स्प्लीन मैंने कितनी बुरी बनाई है, सॉरी, अच्छा चलो जैसे भी है, ये आपकी स्प्लीन है, ठीक है, सॉरी, ये स्प्लीन, ठीक है। जब इन्होंने स्प्लीन के पास जाना है ना, तो स्प्लीन के अंदर होते हैं आपके पास स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, ठीक है। वो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, ये जो आरबीसीज होंगे ना, ये इतने बड़े बड़े और वो गोल गोल से अजीब अजीब शेप के होंगे कि इनको फैगोसाइटोज करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस का काम ही खाना होता है। अगर ये अपनी नॉर्मल शेप में होते तो उन्होंने फैगोसाइटोज नहीं करना था, लेकिन अब इनकी शेप चेंज हो गई है तो उन्होंने आरबीसीज को खाना शुरू कर देना है, तोड़ना शुरू कर देना है। बॉडी के अंदर आरबीसीज की कमी हो जाएगी, ठीक है, हिमोलिसिस शुरू हो जाएगी, आरबीसीज टूटना शुरू हो गए, उनकी वजह से क्या हुई है, हिमोलिसिस, हीमोलाइसिस, हिमोलिसिस हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। ये आपको कंप्लीट इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी कि डेफिशिएंसी अगर होती है ना पायरुवेट काइनेज की, तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉन स्पिरोसिटिक हिमोलिटिक अनीमिया इसका नाम है, ठीक है, वो हो जाता है। और अब हमारे पास पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो कैसे सकती है, वो हमने थोड़ा सा देखना है। पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी जो है ना, ये देखो, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है, जेनेटिक, और ये एक रेयर जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता, रेयर जेनेटिक डिफेक्ट है। तो उनके अंदर क्या होता है कि अगर जीन, जो जिस जीन ने इनकोड करना है ना ये आपके पायरुवेट काइनेज को, उस जीन में डिफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बात यहाँ पे बताई हुई है, यहाँ पे देखो, अब अगर जेनेटिक डिफेक्ट भी है तो क्या होता है कि आपका लिवर, यहाँ पे हम लिवर की बात करते हैं, यहाँ पे हम आरबीसी की बात करते हैं। अच्छा, अगर डेफिशिएंसी होती है पायरुवेट काइनेज की किसी बंदे में, पायरुवेट काइनेज नहीं है, तो आरबीसी बेचारा तो इतना करीब है कि ना इसके पास न्यूक्लियस है, ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी को फुल कंप्लीट पूरा कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, आगे मजीद कुछ बना भी नहीं सकता है, ठीक है, खुद से रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आरबीसीज के अंदर मोस्ट विजिबल होती है, इनके अंदर अनीमिया ज्यादा, वो मतलब आरबीसीज मेजरली अफेक्ट होते हैं पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से, जबकि जो लिवर है ना उसके ऊपर कोई विजिबल इफेक्ट्स नहीं आते, क्योंकि आपके जो लिवर के जो सेल्स होते हैं ना उसमें क्या होता है कि वो सिंथेसाइज कर सकते हैं खुद से, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस होता है, वो सिंथेसिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे होते, आपके ये जो ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंडेंट नहीं होते कि हमें यही ग्लाइकोलाइसिस ही एटीपी देगा तो हम जाके सरवाइव करेंगे, हमें नहीं चाहिए, वो तो चलो साइड बिजनेस है उनका चल रहा है। लेकिन जो बाकी लिवर के सेल्स हैं उनके अंदर आपको पता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ठीक है, आपका वो दूसरा कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वो भी हो रहा है, उनको तो हर जगह से एनर्जी मिल रही है, एनएडीएच और एफएडीएच वगैरह, उसके बाद एटीपी जगह जगह से मिल रही है, वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए मरे थोड़ी जा रहे हैं। इसीलिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑब्वियसली उनके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है उनके अंदर, ठीक है, वो ऑक्सीडेटिव कहीं से भी उनको एनएडीएच वगैरह बना मिल गया, बेशक वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से मिला, बेशक लिपिड से मिला, बेशक कहीं से भी मिला, टीसीए साइकिल कहीं से भी मिला, उन्होंने क्या करना है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा के अपनी एटीपी बना लेनी है, वो डिपेंडेंट नहीं है इस ग्लाइकोलाइसिस से बनी एटीपी पे, इसीलिए लीवर जो होता है आपका मेजरली अफेक्ट नहीं होता, और आरबीसीज आपके सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं आपकी पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। यहाँ तक कहानी जो हमारी होती है ना वो पूरी होती है। उसके बाद एक और बात लिखी हुई है कि सिवियरिटी जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि किस डिग्री की डेफिशिएंसी है, मतलब किस एक्सटेंट तक डेफिशिएंसी है और किस हद तक हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आरबीसीज किस हद तक कंपनसेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और बात, जो इंडिविजुअल होते हैं हेट्रोजाइगस फॉर पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी हैव रेजिस्टेंट, हाँ एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो, इसको मिटा दूं मैं,
जो लोग, देखो आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, ठीक है, सॉरी इतना गंदा मैंने एरो बनाया है, अच्छा जेनेटिक्स पढ़ी है, उसमें जो होता है ना, एक जीन जो होता है उसके 2 लील समझ लो, ठीक है। अब ये जो आपका है ना पायरुवेट काइनेज का भी जीन, ये भी, इसके भी 2 लील्स होंगे ना, एक समझ लो ये है, एक ये है। अब हेट्रोजाइगस डेफिशिएंसी है, एक मदर से आया होता है, एक फादर से आया होता है, समझ लो उसके फादर से वाली साइड से जो आया है ना, क्या कहते हैं जीन, उसके अंदर डिफेक्ट है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी वाला। और अब जो सेल बना है ना, जो पेयर बना है, जेनेटिक पेयर है, उसमें एक डिफेक्टिव है, दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। अब ऐसा जो बंदा है ना जिसके अंदर उसके जेनेटिक पेयर में सिंगल जो है वो जीन के अंदर जीन डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट है, या वो मदर से आया हुआ है, बेशक वो फादर से आया हुआ है। अब देख लो ये वाला डिफेक्टिव है, ठीक है, समझ लो ये डिफेक्टिव है, लेकिन ये नॉर्मल है। तो लेकिन ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव समझ लो, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है डिजीज। तो अब ये वाला बंदा, इसमें डिजीज तो अपीयर नहीं होगी, लेकिन इस बंदे को एक फायदा ये होगा कि इस बंदे को मलेरिया नहीं हो सकता, ठीक है, कि रेजिस्टेंट हो जाता है मलेरिया से ये बंदा, ठीक है, क्योंकि मलेरिया का जो साइकिल होता है ना, मलेरिया रेजिस्टेंस टू मलेरिया, मलेरिया जो होता है ना वो आपके मेजर आके आरबीसीज को ही इफेक्ट करता है, ठीक है। ये देखो मलेरिया जो होता है ना, वो उसने आके आपके आरबीसीज को इफेक्ट करना होता है। उसमें अगर जो उसमें भी जो आरबीसीज की बनी एनर्जी होती है उसके ऊपर मेरे ख्याल में वो रिलाई कर रहा होता है। अब जो बंदा जिसके अंदर ये डिफेक्ट होगा ना, तो वो मलेरिया की कई फॉर्म से रेजिस्टेंट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बात भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो बात पूछी जा सकती है वो डेफिशिएंसी की वजह से होता क्या है, नॉन स्फेरोसिटिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है, ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट था। उसके अलावा पीछे से जो फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन हमने की है ना, और कोवेलेंट रेगुलेशन पायरुवेट काइनेज की, ये आपका एससीक्यू बन सकता है, ठीक है, ये आप नोट कर लो बेशक। उसके बाद ये जो आपने क्या कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और बिसफॉस्फोग्लिसरेट की कहानियां मैंने आपको बताई थी। और आर्सेनिक पॉइजनिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेशक 3-4 स्टार बना लो, ये आपसे वाइवाज में भी पूछते हैं। और ये ना नॉर्मली आप पढ़ोगे ना शुरू से, तो आप पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्राईवेलेंट आर्सेनिक कहाँ से आ गया, ट्राईवेलेंट का इसमें क्या काम था जिक्र करने का। हालांकि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मारी यहाँ पे ट्राईवेलेंट का जिक्र करके, हालांकि वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना चाहिए था, नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस है इसका, लेकिन यहाँ पे ये चुस मारने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इस लेवल पे भी आपने नहीं पढ़ा हुआ, आप अभी फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स आप पढ़ोगे, वहां पे आर्सेनाइड का जिक्र करना चाहिए था। मैंने तो अभी पूरी कोशिश की है कि आपको बता सकूं, आर्सेनाइड जो है वो अगले चैप्टर में यूज होगा, हमने यहाँ पे जो यूज करना है आर्सेनेट। इन्होंने पागलों ने क्या काम किया हुआ है, जिसका काम ही नहीं है इस चैप्टर में, उसको पहले डिस्कस किया हुआ है, और जो काम की बात है वो आगे डिस्कस की हुई है आर्सेनेट वाली, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। जो आर्सेनाइट है उस पर आपने भी फोकस नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारे हाँ जी,